नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मानव पाचन तंत्र से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनमें से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। ऑप्शन ए में है ग्रेसनी, ऑप्शन बी में है मुख गुहा, ऑप्शन सी में है आमाशय और ऑप्शन डी में है शुद्रांत्र। तो दोस्तों, हमने जब पाचन तंत्र को पढ़ा था क्लास में, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन स्थल है वो होता है अपने शुद्रांत्र। कौन होता है? शुद्रांत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शुद्रांत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार में उपस्थित एंजाइम है। ऑप्शन ए में है टाइलिन, ऑप्शन बी में है लाइसोजाइम, ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी में है लाइपेज। तो दोस्तों, टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों ही प्रकार के जो एंजाइम है वो लार में पाए जाते हैं, जबकि जो लाइपेज एंजाइम है वो लार में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है ना? वो एंजाइम बताना है अपने को जो केवल और केवल बच्चों में स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए में है ट्रिप्सिन एंजाइम, ऑप्शन बी में है काइमोट्रिप्सिन, ऑप्शन सी में है रेनिन और ऑप्शन डी में है टाइलिन। तो केवल बच्चों में स्रावित होने वाला जो एंजाइम है वो है आपके रेनिन। मतलब ये वयस्क मनुष्य है, वयस्क मनुष्य में रेनिन हार्मोन, रेनिन एंजाइम का क्या होता है? अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। तो ये केवल बच्चों में ही पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है ना? तो आमाशय में पाचन के पश्चात भोजन को अपन क्या कहते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन ए है बोलस, ऑप्शन बी में है काइम, ऑप्शन सी में है काइल और ऑप्शन डी में है बोयल। तो दोस्तों, आमाशय में पाचन के पश्चात भोजन को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोलस मुंह में कहा जाता है और काइल कहा जाता है ग्रेणी में पाचन के पश्चात, और काइम कहा जाता है आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी में है पेप्सिन, ऑप्शन सी में है रेनिन और ऑप्शन डी में है केसिन। ठीक है, तो दूध प्रोटीन है केसिन। दूध प्रोटीन का नाम क्या होता है? केसिन। और उसको पचाने वाला जो एंजाइम है वो होता है आपके रेनिन। कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। और ये रेनिन है वो केवल और केवल बच्चों में पाया जाता है। वयस्क मनुष्य में रेनिन एंजाइम का है वो अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसलिए केसिन प्रोटीन का पाचन है वो वयस्क में नहीं होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त लवण किसके पाचन में सहायक है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी में है खनिज लवण। तो पित्त लवण पाचन करते हैं आपके वसा के। वसा के पाचन में ये सहायक होता है। ठीक है, और ये जो पाचन की जो प्रक्रिया वो कहाँ होती है? वो छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओडी की अवरोधनी पाई जाती है। ऑप्शन ए है आमाशय में, ऑप्शन बी है ग्रेणी में, ऑप्शन सी है शुद्रांत्र में और ऑप्शन डी है वृद्धांत्र में। तो दोस्तों, ओडी की अवरोधनी पाई जाती है अपने ग्रेणी में, और ग्रेणी जो है वो छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ग्रेहणी, दूसरा होता है अग्र शुद्रांत्र और तीसरा होता है शुद्रांत्र। तो ग्रेहणी के अंदर ओडी की अवरोधनी पाई जाती है जो कि यकृत से आने वाले पित्त रस और अग्नाशय से आने वाले अग्नाशयी रस के ग्रेहणी में मिलने को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आमाशय की भित्ति में स्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित
जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? मतलब आमाशय की जो पेशी भित्ति होती है उसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जो पाचक रसों का स्त्रवण करती हैं, तो उस पाचक रस को कहते हैं अपन जठर रस। अब इस जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये अपने को बताना है। तो ऑप्शन ए में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑप्शन बी में सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऑप्शन सी में नाइट्रिक अम्ल है और ऑप्शन डी में आपके एसिटिक अम्ल है। तो दोस्तों बता दूं कि जो जठर ग्रंथि होती है उसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको अपन HCl कहते हैं, तो HCl इसका सूत्र है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका स्त्रवण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आहारनाल के किस भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए में है आमाशय में, ऑप्शन बी है छोटी आंत में, ऑप्शन सी है बड़ी आंत में और ऑप्शन डी है ईसोफेगस में। तो जठर ग्रंथियां दोस्तों कहाँ पाई जाती है उस अंग का अपने को नाम बताना है। तो आप जानते हैं जठर ग्रंथियां, जठर का मतलब पेट से लिया जाएगा और पेट का मतलब आमाशय, तो जठर ग्रंथियां वो आमाशय की भित्ति में पाई जाती है और जठर रस का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? जठर रस का स्त्रवण करती है। तो जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंह में पाचन के पश्चात भोजन क्या कहलाता है? तो मुख में पाचन की क्रिया के पश्चात जो निवाला बनता है उस निवाले को या उस लुगदी को अपन क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में? तो देखते हैं ऑप्शन ए है बोलस, ऑप्शन बी है काइम, ऑप्शन सी है काइल और ऑप्शन डी है म्यूकस। तो मुंह में पाचन के पश्चात जो लुगदी बनती है उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं उसको? बोलस बोला जाता है। और काइम बोलते हैं आमाशय में पाचन के पश्चात भोजन को, और फिर काइल बोला जाता है छोटी आंत में पाचन के पश्चात भोजन को। तो इसका राइट आंसर है वो अपने क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बोलस। अगला प्रश्न देखते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ऑप्शन ए है ग्रेसिका, ऑप्शन बी है ग्रेसनी, ऑप्शन सी है छोटी आंत और ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो दोस्तों आहार नाल की जो शुरुआत होती है वो मुख से लेकर गुद्दा एवं गुद्दा द्वार तक होती है। ठीक है, इस आहार नाल का जो सबसे लंबा जो भाग होता है वो होता है अपने छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। ठीक है, जबकि जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत से लंबाई में छोटी होती है, इसका व्यास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। तो लंबाई किसकी ज़्यादा होगी? वो छोटी आंत की होगी, इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है ना? अग्नाशय ग्रंथि का प्रकार अपने को बताना है। ऑप्शन ए है बहिस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी में है अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी में है मिश्रित ग्रंथि और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जानते हो आप कि ग्रंथियों को अपन 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, और अग्नाशय ग्रंथि का जो संबंध है वो पाचन से है, इसलिए पाचन के पॉइंट में भी मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। ठीक है, तो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। तो अग्नाशय ग्रंथि है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन की निम्नलिखित अभिक्रिया में ए क्या है? मतलब यहाँ पर पाचन से संबंधित एक अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया में जो प्रतीक दिखाया गया है ए, इस ए का यहाँ पे क्या मतलब है वो अपने को बताना है। तो अभिक्रिया है मंड से क्या बन रहा है? शर्करा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में आएगा तो उसको अपने को बताना। इस ए का मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम आएगा। तो मंड को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लाइसोजाइम, ऑप्शन बी में है एमिलेज, ऑप्शन सी में है लाइपेज और ऑप्शन डी या ऑप्शन दे है उसमें है आपके सुक्रेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके कौन सा हो जाएगा? लाइपेज।
ठीक है। लाइपेज एंजाइम को क्या बोला जाता है? टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो लाइपेज या टाइलिन है वो मंड को शर्करा में बदलने का कार्य करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध के दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी में है 24, ऑप्शन सी में है 28 और ऑप्शन डी में है 32। तो दोस्तों ध्यान रखना, मनुष्य में दांत दो बार आते हैं। एक बार अस्थायी दांत आते हैं जो 4-5 वर्ष की उम्र में गिर जाते हैं, उसके पश्चात स्थायी दांत आते हैं जिनकी संख्या होती है टोटल 32। ठीक है, तो जो अस्थायी दांत होते हैं उन्हीं को अपन दूध के दांत कहते हैं, और इन दूध के दांतों की जो संख्या है वो होती है आपके 20 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20। अगला प्रश्न देखते हैं। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? मतलब जो पित्त है या पित्त रस कह सकते हैं अपन, इस पित्त रस का निर्माण है वो किस भाग में होता है? तो ऑप्शन ए है दिया हुआ पित्ताशय, ऑप्शन बी में है अग्नाशय, ऑप्शन सी में है यकृत और ऑप्शन डी में है आमाशय। तो दोस्तों पित्त का निर्माण है वो यकृत अर्थात लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर, या जिसको अपन कहते हैं यकृत, उसमें पित्त का निर्माण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पित्ताशय में क्या होता है? तो ध्यान रखना, पित्ताशय में पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय जो होता है वो पित्त का संग्रहण करता है। क्या करता है? पित्त का संग्रहण करता है, जबकि पित्त का निर्माण है वो यकृत में होता है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से, हो जाएगा यकृत। ठीक है, यदि ये पूछा जाता कि पित्त का संग्रहण कहाँ होता है तब अपने आंसर हो जाएगा पित्ताशय हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से आमाशय का भाग नहीं है। मतलब यहाँ 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा भाग है जो आमाशय का नहीं है? तो 3 भाग आमाशय के दिए हुए हैं, उनमें से एक नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन ए है ग्रहणी, ऑप्शन बी है कार्डियक, ऑप्शन सी है फंडिस और ऑप्शन डी है पाइलोरिक। तो दोस्तों जब हमने आमाशय के बारे में पढ़ा था उस क्लास में मैंने आपको बताया था विथ डायग्राम कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्डियक भाग, दूसरा फंडिस भाग और तीसरा होता है पाइलोरिक भाग। ऐसे ही छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र शुद्रांतर और शुद्रांतर। ऐसे ही बड़ी आंत के भी 3 भाग मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर जो ग्रहणी है वो छोटी आंत का पहला भाग है, जबकि कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक भाग जो है वो आमाशय के ही भाग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रहणी। अगला प्रश्न देखते हैं। पचित भोजन का पूर्ण अवशोषण किस भाग में होता है? मतलब भोजन का पूर्ण पाचन होने के पश्चात उसका अवशोषण होता है। ये हमने पढ़ा था क्लास में। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास आप जरूर देख लेवे। पाचन के पश्चात अवशोषण होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पचित भोजन का पूर्ण अवशोषण है वो किस भाग में होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है ग्रहणी में, ऑप्शन बी में है अग्र शुद्रांतर में, ऑप्शन सी में है शुद्रांतर में और ऑप्शन डी में है आमाशय में। तो उस क्लास में मैंने आपको बताया था पचित भोजन का पूर्ण जो अवशोषण है वो शुद्रांतर में होता है। शुद्रांतर में रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंगुली समान प्रवर्ध रसांकुर जो अवशोषण में मदद करते हैं और भोजन का पूर्ण अवशोषण है वो वहाँ पर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से शुद्रांतर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव दांतों की विशेषता है। ऑप्शन ए है विषमदंती, ऑप्शन बी में है घृतदंती, ऑप्शन सी में है द्विबार दंती और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। तो मानव के दांतों की ये तीनों ही विशेषताएं होती हैं। विषमदंती होते हैं मतलब हमारे दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, और ये मैंने आपको बताया भी था जब हमने मुख के बारे में पढ़ा था क्लास में। विषमदंती का मतलब है कि हमारे दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मनुष्य में दांत होते हैं, है ना। कृतनक, रदनक, अग्रचूर्णक और चोरणक। अंग्रेजी में बोलते हैं इनको इंसाइनर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दूसरा है घृतदंती।
तो मनुष्य के दांत होते हैं वो मसूड़ों में स्थित गड्ढों में स्थित होते हैं। ऐसे दांतों को घृतदंती कहते हैं। तो ये भी मनुष्य के दांतों की विशेषता होती है। और ऑप्शन से में है द्विबारदंती। हमारे अंदर दांत है वो 2 बार आते हैं। एक बार दूध के दांत आते हैं जो स्थायी दांत कहलाते हैं। इनके गिरने के पश्चात स्थायी दांत आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मानव दांतों की जो ए, बे और से तीनों में जो विशेषताएं दे रखी है वो तीनों ही की तीनों विशेषताएं मनुष्य के दांतों की ही होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि या ग्रंथियां भोजन के पाचन में सहायक है? ठीक है, ऑप्शन ए है लार ग्रंथियां, ऑप्शन बी में है यकृत ग्रंथि, ऑप्शन सी में है अग्नाशय ग्रंथि और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, भोजन के पाचन में लार ग्रंथि भी सहायक होती है। इससे लार स्रावित होती है जो भोजन के पाचन में सहायक होती है। यकृत ग्रंथि से पित्त रस का स्त्रण होता है, यह भी भोजन के पाचन में सहायक होती है। और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस का स्त्रण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन है, इस प्रकार के एंजाइम वो पाए जाते हैं, वो भोजन का पाचन करते हैं। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मतलब हमारे अंदर लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका अपने को जवाब देखना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है 1 जोड़ी, ऑप्शन बी में है 2 जोड़ी, ऑप्शन सी में है 3 जोड़ी और ऑप्शन डी में है 4 जोड़ी। तो दोस्तों, मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो होती है अपने कितनी? 3 जोड़ी। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके नाम होते हैं, एक तो पिरोटिड ग्रंथि होती है, एक अधोजंभ ग्रंथि होती है और एक अधोजिह्वा ग्रंथि होती है। तो 3 जोड़ी का मतलब 3 दूनी 6, 3 राइट पार्ट में मुख में और 3 लेफ्ट वाले भाग में होती है। तो कुल मिलाकर 6 हो जाती है। और जोड़ी में बात करें तो 3 जोड़ी। तो इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जोड़ी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेवे, ताकि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।